फीके की मंगेतर सरकारी कॉलेज में लेक्चरर भर्ती हुई तो फीके की मंगेतर की सहेलियों ने इससे कहा कि अब तो हमसफ़र भी स्टार में ग्रेड का ऑफिसर ही होना चाहिए ताकि रिश्ते का लेवल बराबर रहे। लड़की ने इस बात पर गौर किया, फिर फीके से रिश्ता तोड़कर 17 ग्रेड के प्रोफेसर साहब से शादी कर ली। मंगनी टूटने पर फीका टूट गया, लेकिन फिर भी इसने अपनी साबका मंगेतर की शादी में भंगड़े डाले। लोग इसे देखकर हैरान थे कि फीका किस मट्टी से बना हुआ है। इसके बाद वलीमे के चावल खाकर फीका ये मुल्क छोड़ने का फैसला कर चुका था। अपना पसंदीदा घोड़ा फरोख्त करके दुबई चला गया और एक शेख के यहाँ मुलाजमत करने लगा। शेख घोड़ों की रेस का बहुत शौकीन था। घोड़ों की एक इंटरनेशनल रेस के मुकाबलों में शेख की घोड़ी ने भी हिस्सा लिया था। फीके ने अपने मालिक को मशवरा दिया कि अगर आप घोड़ी को ये रेस जितवाना चाहते हैं तो मेरे मशवरे पर अमल कीजिए और इस घोड़ी के पाए कान पर मोहम्मद रफ़ीक उर्फ फीका चौधरी अयाज का भतीजा था। चौधरी अयाज की बेटी सायरा जब पैदा हुई तो फीके का बाप चौधरी असलम अपने भाई के पास आया और सायरा का हाथ मांग लिया। इसके ख़ानदान में ये रस्म पाई जाती थी कि बच्चों की पैदाइश पर ही इनके रिश्ते जोड़ दिए जाते थे। सायरा जब पैदा हुई तब फीका सिर्फ 2 साल का था। बचपन में दोनों की मंगनी तय हुई, लेकिन चौधरी अयाज ने अपने भाई से ये ज़रूर कहा था कि इनकी शादी तब ही होगी जब आपका बेटा मेरी बेटी के काबिल होगा। चौधरी असलम एक अयाश किस्म का शख्स था जो अपनी ज़मीनों और जायदादों को फ़रोख्त करने का शौकीन था और नस्ली घोड़े खरीद लेता। और इसके भाई चौधरी अयाज ने इसे कई बार समझाया कि ऐसा मत करो, ये जायदाद ज़मीनें हमारे बच्चों की अमानत हैं, तुम अमानत में खियानत मत करो। कल को तुम्हारी इन हरकतों की वजह से तुम्हारे बच्चे मुसीबत में पड़ सकते हैं, गुर्बत की ज़िंदगी गुजार सकते हैं। लेकिन इसके बावजूद उसने ज़मीनें फ़रोख्त करना ना छोड़ी और घोड़े खरीद कर अपने शौक़ पूरे करता रहा। वो घोड़े लाखों में खरीदता था, लेकिन सही नशोनुमा और खुराक ना होने की वजह से घोड़े कमज़ोर हो जाते, फिर हज़ारों में बिकते। अपना शौक़ पूरा करने के लिए वो मुसलसल घाटे का सौदा करता रहा। चौधरी असलम ये बात अच्छी तरह जानता था कि इसके पास इतनी जायदाद है और ज़मीनें हैं कि वो सारी ज़िंदगी भी अगर फ़रोख्त करता रहे तब भी वो ख़त्म नहीं होने वाली। घोड़ों की खरीदो फ़रोख्त के अलावा उसे एक और चीज़ का शौक़ था, वो था मुख्तलिफ़ औरतों से दोस्ती करना और फिर शादी करके 1 महीने के अंदर इन्हें तलाक दे देता। चौधरी अयाज अपने इस भाई की हरकतों की वजह से बहुत ज़्यादा परेशान था। वक़्त तेज़ी के साथ गुजर रहा था और फीका अपने बाप की जायदादें फ़रोख्त करता हुआ देखता रहा, लेकिन इसका कुछ बिगाड़ ना पाया। इसे ये सब पसंद नहीं था, लेकिन वो कमज़ोर था, छोटा था, अपने बाप का कुछ नहीं बिगाड़ सकता था। बच्चे जब बड़े हुए तो सायरा को इसके बाप ने शहर में आला तालीम दिलवाई, जबकि फीका अपने बाप की तरह आवारा लड़कों के साथ घूमता फिर बिल्कुल ना पढ़ता। लोग फीके का मजाक उड़ाते थे कि जैसा बाप वैसा ही बेटा। फीका जब जवान हुआ तो इसका बाप तकरीबन तमाम जायदाद बेच चुका था और एक मरला ज़मीन का भी नहीं बचा था। अब बाकी जो ज़मीन बची थी वो चौधरी असलम अपनी बीमारी पर खर्च कर रहा था। वो गुर्दों के अमराज में मुब्तला हो चुका था, जिसका माहाना खर्चा लाखों में था। इसके पास इतने पैसे बिल्कुल नहीं थे। इस बीमारी की वजह से जब वो बिस्तर मर्ग पर तड़प रहा था तब उसे इस बात का एहसास हुआ कि इसने बहुत गलत किया, गलत कामों में ज़िंदगी गुजार दी, अपनी जायदादें बेचकर ज़ाया कर दी, अपने इकलौते बेटे को मुसीबत में मुब्तला कर दिया। फीका अपने बाप की खिदमत कर रहा था, लेकिन साथ साथ इसको ये भी कह रहा था कि बाबा, आपने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। चचा ने अपनी बेटी को इतनी अच्छी तालीम दिलवाई, शहर में पढ़ रही है, मगर मेरी तो किसी ने तरबियत ही नहीं की। बचपन में जैसा आपको देखा वैसे ही मैं बन गया, आवारा दोस्तों की महफिल में गया, तब भी आपने मुझे मना ना किया। हालांकि आप तो अपनी गलतियों का खमियाजा भुगत चुके थे, मुझे नसीहत करते, मुझे बुरे लोगों के महफिलों से बचाते, लेकिन आपने ऐसा ना किया। ज़िंदगी के आखिरी अयाम में भी इसने याशी नहीं छोड़ी थी, हत्ता कि सब ख़त्म हो गया। फ़िके का बाप बिस्तर मरग पर अपने बेटे से माफ़ी मांग रहा था। बेटा,
मुझे माफ़ कर देना। मैंने तेरे साथ अच्छा ना किया, तेरा अच्छा बाप साबित ना हो सका। सारी ज़िंदगी गलती पे गलती करता रहा। चौधरी अय्याज़ ने जिससे जितना हो सका इसने अपने भाई की मदद की। इसके पास इलाज के पैसे ख़त्म हुए, तब इसने इसे अस्पताल में दाखिल कराया। अपने खर्चे पर इसका इलाज जारी रखा। मगर एक बात चौधरी अय्याज़ अपने भाई से साफ साफ कह चुका था कि मैं इस बात की कोई ज़मानत नहीं दे सकता। क्या फ़ीके की शादी मेरी बेटी सायरा के साथ होगी भी या नहीं, मैं सायरा की मर्ज़ी जाने बगैर ऐसा कभी नहीं कर सकता। वो शहर में पड़ी है, उम्मीद है आला ओहदे पर भी पहुंच जाएगी। जबकि फ़ीका अनपढ़ है, सच पूछो तो मेरी बेटी के काबिल नहीं, मगर चूंकि वो मेरा खून है, भाई की औलाद है, लिहाजा मैं अपनी बेटी को इस मामले में मजबूर तो नहीं कर सकता और रिश्ता तोड़ भी नहीं सकता। मेरी खुद यही ख्वाहिश है कि बेटी मान जाए ताकि फ़ीके को सुधरने का मौका मिल जाए। चौधरी अय्याज़ बार बार माफ़ी मांगता रहा, अपने भाई से यही कह के कि मेरी गलतियों की सज़ा मेरे बेटे को मत दीजिएगा। मैं मानता हूँ कि मैंने खुद को तो बर्बाद किया, लेकिन साथ साथ अपनी औलाद के साथ भी इंसाफ ना कर सका। लेकिन वो तेरा खून है, तेरा भतीजा है, इसको खुद से जुदा मत करना। चौधरी अय्याज़ इस बात को सुनकर खामोश हो गया और इसने भाई को कोई जवाब ना दिया। कुछ दिनों के बाद चौधरी असलम इस फ़ानी दुनिया से इंतकाल कर गया। अपने बच्चे को लावारिस छोड़ गया। बाप की वफ़ात के बाद फ़ीका भट्टे पर मजदूरी करने लगा। चौधरी असलम की लोग मिसालें दिया करते थे कि इसकी ज़िंदगी से इबरत हासिल करो। दोनों दोनों सगे भाई थे, लेकिन एक ने अपनी औलाद को अच्छी तालीम दिलवाई, इसका बहुत ख्याल रखा, जबकि दूसरे भाई ने अपनी याशी जारी रखी, अपनी औलाद के बारे में कुछ ना सोचा, ना ही कोई मंसूबा बनाया। एक भाई की बेटी शहर में आला तालीम हासिल कर रही है, जबकि दूसरे भाई का बेटा भट्टे पर मजदूरी कर रहा है। चौधरी अय्याज़ की बेटी सायरा ने अपनी तालीम मुकम्मल की। चंद माह के बाद वो सरकारी कॉलेज में इंग्लिश की लेक्चरर मुंतखब हुई। इसके लेक्चररशिप पर जहाँ पूरा इलाका खुश था, वहाँ बाप भी हद से ज़्यादा खुश था। वो अपनी बेटी की कामयाबी पर फूले नहीं समा रहा था। सायरा की पोस्टिंग शहर के एक बड़े कॉलेज में हुई। ईद की छुट्टियों पर जब सायरा अपने गांव आई थी, तब चौधरी अय्याज़ ने अपनी बेटी को अपने पास बैठाया और कहा, बेटी, हमारे ख़ानदान की पुरानी रस्म थी कि बच्चों की पैदाइश पर इनके रिश्ते कर दिए जाते थे। सच पूछो तो मुझे इस रस्म पर एतराज़ था, क्योंकि छोटी उम्र में रिश्तेदारी नहीं की जाती। जब वो अक्ल बालग हो जाएं तब इनकी पसंद पूछी जाए। लेकिन चूंकि हमारे बाप दादा इसी रस्म को अपनाए हुए थे, लिहाजा मैंने भी मजबूर था। तुम्हारी पैदाइश पर मेरा मरहूम भाई चौधरी असलम मिठाई का डब्बा लेकर आया था और अपने बेटे फ़ीके के लिए तुम्हें बांध ले गया था। बेटी, जब तुम दोनों जवान हो चुके हो तो मैं चाहता हूँ कि तुम दोनों की शादी हो जाए। फ़ीका मेरा भतीजा है, एक अच्छा लड़का है, उसे सुधरने का मौका चाहिए। मैं मानता हूँ कि वो हालात का सताया हुआ है। बचपन से ही इसके बाप ने इस पर तवज्जो ना दी और वो रुल गया। मगर सच पूछो तो उसकी ये हालत देखकर मुझे बहुत अफसोस होता है। जब दोपहर के वक़्त पट्टे पर वो मजदूरी करता है तो मेरा दिल पिस जाता है। मैं इस रिश्ते के बारे में तुम्हारी मर्ज़ी पूछना चाहता हूँ, क्योंकि तुम्हारी मर्ज़ी के बगैर मैं कोई फ़ैसला नहीं करना चाहता जो कि बाद में तुम्हारे लिए मिसाल बनाए। सायरा ने जब बाप के मुंह से ये अल्फाज सुने तो बाप से कहने लगी कि अब्बा जान, मुझे आपसे ये उम्मीद तो बिल्कुल नहीं थी। अगर आपने फ़ीके जैसे अनपढ़ जाहिर शख्स से मेरा रिश्ता तय करना था तो मुझे शहर में पढ़ाया ही क्यों। कभी आपने इसकी शक्ल पर गौर नहीं किया। ना कपड़े पहनने का सलीका, ना ही बात करने का सलीका है। इससे शादी करने से बेहतर यही है कि मैं अपने आप को मार दूं, या फिर आप अभी मुझे मार डालें, या फिर किसी शहर के लफंगे को पकड़कर इसके साथ मुझे भी ब्याह दें। बेटी की बात सुनकर बाप ने शफकत भरा हाथ उसके सर पर रखा और कहा, बेटी, मैं तुम्हारी मर्जी के बगैर ऐसा कुछ नहीं करना चाहता, तुम्हारी राय लेना चाह रहा था। आखिर फैसला बहरहाल तुम्हारा ही होगा। सायरा ने कहा, क्या मेरा फैसला चाहते हैं तो मैं इस रिश्ते से इनकार कर रही हूँ। किसी सूरत में इस रिश्ते को दिल से कबूल नहीं करती।
फीके तक जब ये खबर पहुंची तो इसकी कज़न सायरा ने इससे रिश्तेदारी ख़त्म कर दी और मंगनी तोड़ दी। तो इसे बहुत अफसोस हुआ क्योंकि दिल ही दिल में वो सायरा से मोहब्बत करता था। इसने ज़िंदगी में कभी सायरा से अपनी मोहब्बत का इजहार नहीं किया था, लेकिन सायरा ही इसका मान थी। जिस तरह डूबते को तिनके का सहारा होता है, इसे भी सायरा का सहारा था, मगर अब वो बिल्कुल नाउम्मीद हो चुका था। कभी कई बार इसने अपनी जान लेने की कोशिश की, लेकिन हिम्मत ना हो सकी। एक दिन भट्टे पर मजदूरी करते हुए फीके ने देखा कि एक फ़कीर अपने कमज़ोर सी घोड़ी को पूरी तरह मार रहा है। फ़कीर फीके के पास आया, कहा, बाबा जी, क्यों बेज़ुबान जानवर को मार रहे हो? खुदा का खौफ करो। फ़कीर ने कहा, इसे मारूं नहीं तो और क्या करूं? मेरी टांगों में अब दम नहीं रहा कि मैं कहीं चल फिर कर भीख मांग सकूं। इस पर ही बैठकर इसी पर सवार होकर मैं इलाके से भीख मांगता था, मगर अब ये भी मेरी तरह चलने से कासर है। मैं इसे मार मार कर थक चुका हूँ, लेकिन ये कदम नहीं चल सकती। अब तुम ही बताओ कि मैं क्या करूं? फीके ने जब घोड़ी देखी तो इसे बहुत तरस आया। कहा, बाबा जी, मेरे पास इस मसले का एक हल मौजूद है। अगर आप मेरी बात से इत्तेफाक करें, आप ये घोड़ी मुझे फ़रोख्त कर दें, बदले में मैं आपको 2 वक़्त की रोटी दूंगा। आपको कभी किसी से मांगने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपकी झोंपड़ी में ही आपको खाना मिल जाएगा। फ़कीर ने कहा, यह सौदा तो मुझे मंजूर है, ये घाटे का सौदा नहीं, लेकिन शर्त यह है कि मैं जब तक ज़िंदा रहूँगा तुम मुझे खाना देते रहेगा, वो भी मेरे दर पर। इसने कहा, ठीक है, मैं आपसे वादा करता हूँ, आपकी ज़िंदगी तक आपको 2 वक़्त का खाना मेरी तरफ से मिलेगा। फ़कीर ने वो घोड़ी फीके के हवाले कर दी। फीका बड़ी मुश्किल से इस घोड़ी को अपने घर लाया। पट्टे की रोज़ाना मजदूरी को 3 हिस्सों में तकसीम कर देता। एक हिस्से को खुद खाता, दूसरा हिस्सा फ़कीर के लिए खाना लेकर आता और इसके घर पहुंचाता, तीसरे हिस्से में वो घोड़ी के लिए चारा खरीद कर लाता। घोड़ी पहले से सेहयाब होने लगी तो फीका बहुत खुश हुआ। जब वो मुकम्मल तौर पर सेहयाब हो गई तो फीका इस पर सवार होकर भट्टे पर जाता। भट्टे वाले फीके को मशवरा देते कि घोड़ी की बदौलत तुम अपनी मजदूरी को डबल कर सकते हो। एक छोटी सी रेडी बनवा लो और फिर अपनी घोड़ी के ज़रिए तुम भट्टे की ईंटें एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल कर सकते हो, जिसका तुझे अच्छा खासा मुआवजा मिलेगा। फ़कीर फीके ने इस मशवरे पर अमल किया और यूँ फीका घोड़ी की बदौलत अच्छा खासा पैसा कमाने लगा, मगर वो जितना पैसा कमा रहा था इसका आधा पैसा वो घोड़ी पर लगा लेता। एक दफ़ा एक ऐसा अजीब वाक़या हुआ जिसने फीके की आंखें खोल दी। फीका भट्टे से ईंटें रेडी पर लाद कर शहर जा रहा था कि अचानक ज़ोर से बादल गरजा। बादल के गरजने की आवाज़ सुनकर घोड़ी बेकाबू हुई। इसने तेज़ भागना शुरू कर दिया। सारी ईंटें रोड पर गिर गईं और घोड़ी रोड पर भागना शुरू हुई, मगर इतनी रफ्तार से भाग रही थी कि जिसको अल्फाज में बयान नहीं किया जा सकता। वो रोड पर मौजूद गाड़ियों को क्रॉस कर रही थी। सब लोग इसके रफ्तार पर हैरान थे। अक्सर लोग अपनी जेबों से मोबाइल निकाल कर उस घोड़े की तस्वीर बना रहे थे और वीडियो रिकॉर्ड कर रहे थे। इसकी वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। घोड़ी इतनी बर्क रफ्तार थी, फीके को इस बात का इल्म नहीं था। दूसरे दिन जब फीका घर में बैठा था तो बड़ी सी गाड़ी में एक सेठ आया, फीके को सलाम किया। इसके बाद इस बात का इजहार किया कि मैं आपसे ये घोड़ी खरीदना चाहता हूँ। फीके ने कहा कि ये घोड़ी मैं किसी को फ़रोख्त नहीं कर सकता, क्योंकि मैंने अपने शौक़ से पाली है और शौक़ का कोई मोल नहीं होता। सेठ ने फीके से कहा कि मुझसे 20 लाख ले लो, ये घोड़ी मेरे हवाले कर दो। फीके ने फिर भी इनकार कर दिया। आखिर कीमत बढ़ाता हुआ सेठ 50 लाख पर जा पहुंचा। शहर में एक घर देने का भी वादा किया। इसके बावजूद फीके ने घोड़ी फ़रोख्त ना की। सेठ वापस चला गया। फीके को जब घोड़ी की अहमियत का अंदाज़ा हुआ तब इसने घोड़ी को रेडी से अलग किया, ईंटें रखने का काम तर्क किया। दूसरे दिन सेठ दोबारा फीके के पास आया, कहा कि अगर तुम ये घोड़ी मुझे फ़रोख्त नहीं करना चाहते तो तुझे एक ऑफ़र करना चाहता हूँ। तुम्हारी घोड़ी बहुत तेज़ रफ्तार है, मैं इसे रेस में दौड़ाना चाहता हूँ। बड़े बड़े मुकाबलों में
तुम्हारी घोड़ी दौड़ेगी, वो जीतने की रकम आपस में बांट लेंगे। फीके को ये सौदा मंजूर था। एक रेस में इसकी घोड़ी ने हिस्सा लिया, लेकिन पूरी तरह नाकाम हुआ। इसके बाद दूसरी रेस में भी घोड़ी नाकाम हुई तो सेठ परेशान हो गया। इसने फीके से कहा, जिस तरह ये रोड पर दौड़ रही थी वो नाकाबिले यकीन था। मैं देखकर हैरान था, मगर मैदान में ये घोड़ी क्यों नहीं दौड़ती। फीके ने दिमाग पर जोर दिया, फिर सेठ को मशवरा दिया कि अगली दफ़ा घोड़ी ये रेस ज़रूर जीत जाएगी। जब घुड़सवार घोड़ी पर सवार हुआ तो फीके ने इसके कान में कुछ कहा और सवार ने फीके की बात पर अमल किया। रेस शुरू हुई तो इसने घोड़ी दौड़ाना शुरू कर दी। देखते ही देखते घोड़ी तमाम घोड़ों को चीरती हुई अच्छे मार्जिन से जीत गई। फीके ने सेठ से कहा, दरअसल जब घोड़ी सड़क पर डर कर भागती थी तब मैंने इसके कान को पकड़ना चाहा ताकि ये रुक जाए, लेकिन ये तो पहले से भी ज़्यादा भागने लगी। मैंने इसके दाएं कान को पकड़ा था और इसकी रफ्तार डबल हो गई और सवार ने भी इसी तरकीब पर अमल किया और रेस जीत गया। फीका अपनी घोड़ी की बदौलत काफ़ी पैसा कमा रहा था। इन्हीं पैसों में से इसने मज़ीद एक घोड़ा खरीद लिया, मगर बड़ी बड़ी ऑफ़र होने के बावजूद इसने अपनी घोड़ी किसी को फ़रोख्त ना की। एक दफ़ा फीका गहरी नींद में था। इसे घोड़ों की आवाज़ ने जगाया। फीका नींद से बेदार हुआ तो इसने देखा कि एक नकाबपोश चोर इसकी घोड़ी चुरा कर भाग रहा है। चोर घोड़ी पर सवार हुआ और उसे भगाना शुरू किया। फीका जल्दी से अपने घोड़े पर सवार हुआ और चोर का पीछा किया। अब चोर आगे था, फीका अपने घोड़े पर इसके पीछे था। एक मौका ऐसा आया कि फीका चोर के काफ़ी करीब पहुंच चुका था। फीके का घोड़ा घोड़ी से आगे जाने ही वाला था तो फीके ने चोर से चीख कर कहा, ए चोर, घोड़ी का दायां कान पकड़ ले। चोर फीके की बात सुनकर हैरान हुआ और इसने नसीहत पर अमल करते हुए जैसे ही घोड़ी का दायां कान पकड़ा तो घोड़ी बिजली की रफ्तार से भागने लगी। एक लम्हे में धूल मचाती हुई आंखों से ओझल हो गई। फीका अपने घोड़े को लेकर वापस घर आया। फीके के दोस्त इसके पास जमा थे। फीका दोस्तों को बताने लगा कि चोर को मशवरा मैंने ही दिया था कि घोड़ी का दायां कान पकड़ ले। दोस्तों ने फीके को डांटा और कहा कि कितने बेवकूफ़ हो तुम, ने खुद इस बात का क्यों इसे मशवरा दिया और इतनी कीमती घोड़ी अपने हाथों से गंवा दी। फीका कहने लगा, बस मुझसे ये बर्दाश्त ना हुआ। ये 2 टके का घोड़ा जिसको मैंने उसी घोड़े की कमाई से ख़रीदा था वो घोड़ी से सबकत ले जाए। ये सुनकर उसके दोस्त हैरान हुए। घोड़े के जाने के बाद फीका काफ़ी उदास हो गया। वो काम पर भी नहीं जाता था। इसने अपने दोस्तों से मिलना भी छोड़ दिया। जिस दिन इसकी घोड़ी चोरी हुई उसके अगले दिन सायरा की शादी हो गई। सायरा ने एक प्रोफेसर साहब से शादी कर ली जो इसी के कॉलेज में पढ़ाता था। सायरा की शादी की खबर सुनकर फीका दिल बर्दाश्ता सा हो गया, मगर चूंकि इसे भी शादी में शिरकत की दावत दी गई थी लिहाजा वो सायरा की शादी में शरीक हुआ। बारातियों के साथ इसने खूब भंगड़े डाले। लोगों ने समझा कि शायद फीका पागल हो चुका है, मगर वो नाच नाच कर अपने गम को छुपाने की कोशिश कर रहा था। सायरा की शादी के बाद फीके ने ये मुल्क छोड़ने का फ़ैसला किया। कुछ पैसे इसके पास जमा थे, बाकी पैसे इसने अपना घोड़ा फ़रोख्त करके जमा किए और फिर दुबई का वीज़ा बनवा कर दुबई के लिए रवाना हुआ। दुबई में जाकर एक शेख के यहाँ मुलाजमत करने लगा। शेख के पास अला नज़र के कई घोड़े मौजूद थे और वो भी अपने घोड़ों को रेस में दौड़ाता था, मगर हाल ही में शेख की घोड़ी के चर्चे पूरे दुबई में मशहूर थे। शेख ने ये घोड़ी 5 करोड़ रुपये में खरीदी थी और इसी घोड़ी के बारे में मशहूर था कि वो कभी हारी नहीं थी। फीके की नज़र जैसे ही घोड़ी पर पड़ी तो हैरान हुआ, क्योंकि ये फीके की ही गुमशुदा घोड़ी थी जो चोर चुरा कर ले गया था। ये बैनुल-अक़वामी मुकाबला था जिसमें मुल्क भर के घोड़ों ने शिरकत की। रेस शुरू होने से पहले फीके ने शेख को मशवरा दिया कि अगर हम मुकाबला जीतना चाहते हैं तो घुड़सवार से कहें कि वो घोड़ी को दाएं कान से ज़रूर पकड़े। शेख को ये बात बड़ी अजीब लगी, लेकिन फिर भी इसने घुड़सवार से ये बात कही। रेस शुरू हुई तो घुड़सवार ने इस ट्रिक को आजमाया। फिर देखते ही देखते
घोड़ी वो रेस जीत गई। शेख ने अपने मुलाजम से कहा, तुझे इस बात का कैसे पता चला कि घोड़ी की रफ्तार इस तरीके से बढ़ाई जा सकती है? फीके ने जवाब दिया, शेख साहब, ये मेरी पालतू घोड़ी है जो चोर चुरा कर भाग गया था। फिर इसे पाकिस्तान से दुबई लाया गया। ये सुनकर शेख काफ़ी हैरान हुआ, मगर वो एक असूल पसंद शख्स था। इसने फीके से कहा, चूंकि तू ही इस घोड़ी का हकीकी मालिक है, लिहाजा ये घोड़ी मैं तुझे वापस करना चाहता हूँ। लेकिन अगर तू चाहे तो मेरे साथ काम कर सकता है, मुलाजिम के तौर पर नहीं बल्कि एक पार्टनर के तौर पर। घोड़ी जितनी बार जीतेगी, जितना पैसा कमा कर देगी, वो सब तुम्हारा होगा। बस मेरी ये ख्वाहिश है कि हम साथ रहें। ये नायाब घोड़ी मेरी इस्तंबल की जीनत बने। फीका रजामंद हो गया, अपनी घोड़ी की बदौलत करोड़पति बन गया। मगर इसने एक पैसा भी अपनी ज़ात पर ना लगाया। इसे शुरू से ही पैसा कमाने का शौक़ नहीं था, लेकिन पैसा इसकी जान बहा रहा था। सारा पैसा वो फलाही इदारों पर लगाता। इसका पैसा स्कूलों, कॉलेजों, यतीम खानों की जीनत बनता रहा। चूँकि वो खल्क़े खुदा की खिदमत करता रहा था, लिहाजा अल्लाह ताला ने इसे मज़ीद नवाज रहा था। 5 साल बाद फ़ीका अपने वतन वापस आया, लेकिन अब वो फ़ीके से चौधरी रफ़ीक बन चुका था। सायरा जिस कॉलेज में पढ़ा रही थी, उस कॉलेज को यूनिवर्सिटी का दर्जा दिया गया। उस दिन शहर के मोअज़्ज़िज़ लोगों को तकरीब में दावत दी गई। मेहमान खुसूसी कोई और नहीं बल्कि मोहम्मद रफ़ीक चौधरी था। जब चौधरी रफ़ीक स्टेज पर आया, तमाम लोगों ने खड़े होकर इस्तकबाल किया, जिसमें सायरा भी शामिल थी। ये वही अनपढ़ जाहिल फ़ीका था जिसकी पूरी तमाम तकरीर सुनकर सायरा बेहोश होने के करीब थी। इसे बिल्कुल यकीन नहीं आ रहा था। फ़ीके की मखलूक खुदा से मोहब्बत ने इसकी तकदीर बदल डाली और सायरा को सोचने पर मजबूर कर दिया कि इसने फ़ीके को ठुकरा कर बहुत बड़ी गलती कर दी थी।